नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील जादौन, हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का एक खास वीडियो मैं लेकर आया हूं, जैसा कि थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा। जीएस की तैयारी कैसे करें, और नीचे लिखा हुआ है कि असर ना पड़े तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर ये बात लिखी गई है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखी गई है। दोस्तों, क्योंकि मैं जीके का अध्यापक रहा हूं, तो कई बार मैंने अपने मन में विचार किया है कि जो समस्या मुझे आती थी जीके के अंदर, उनका निदान मैंने कैसे निकाला, और किस तरह से एक व्यक्ति जब परिपक्व होकर आगे बढ़ता है तो वो किन किन चीज़ों से गुजरा हुआ होता है, वो अपने अगर स्टूडेंटों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कर दे तो सबसे अच्छा रहता है कि वो गलती उसे ना कर पाए, यानी वो जो करके गुजरा है उसे और दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। साथियों देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं कि मैं जो YouTube की दुनिया है ना, उस YouTube की पूरी दुनिया पर बस ये कहने की कोशिश करता हूं सभी लोगों से कि आप जो भी इस माध्यम से, जो आपको टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा माध्यम दिया है ना कि आप अपनी बात को बहुत बड़ी भीड़ तक पहुंचा सकते हैं, आप इसमें सत्यता बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज गलत है तो उसे स्पष्ट बच्चे को गलत बता दो, भाई इस तरह से काम करने से आप गलत हो जाओगे। अगर ऐसे काम करोगे तो आप सही रास्ते पर चले जाओगे। तो मेरा मानना यह होता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको बात बताऊं ना, उसके अंदर सत्यता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। वो स्पष्ट सा से जो भी बात है उसको बोल दो। बच्चे को अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है, बेकार लगेगी तो आपसे कुछ छीन नहीं रहा, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चला जाएगा। आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी की भी वीडियो देखें, चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे किसी की वीडियो देखें, आप उस वीडियो के अंदर अगर मन से उस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को खोलूंगा और खोलने के बाद मुझे जीके पढ़ने का एक फार्मूला दे दिया जाएगा जिससे मैं जीके के अंदर बहुत बड़ा महारथी हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और आप मन को शांत करके इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आगे सॉरी, आखिरकार साथियों आपको इस वीडियो से क्या सकारात्मक पॉइंट मिले। आपको 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर धैर्य के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें बताने वाला हूं, और मैं ये कह देता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जीके की तैयारी कैसे करें, कोई रणनीति की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जीके की तैयारी कैसे करनी है। बहुत मन से इस वीडियो को बनाकर आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, अगर हम बात करें तो शुरुआत करेंगे यहां पर कि साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। ये शायरी मात्र इसलिए लिखी है कि जीके जैसे सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो जितना मैथ, रीजनिंग और साथियों आपका इंग्लिश या हिंदी आता है, जितना आप इस पर पूरा एफर्ट लगाते हो उतना अकेला आपको जीके पर लगाना पड़ेगा। यानी कि साथियों, जितना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी आप पढ़ते हो उतना अकेला जीके पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, आप कहेंगे सर हमारा जीके तो वीक है, हम तो काम चला देते हैं थोड़ा सा पढ़ के। तो साथियों, बढ़ते कंपटीशन में आप अगर एक सरसरी नजर से देखें तो आप पूछकर देखिएगा, क्या आज के समय में किसी एक सब्जेक्ट को कमजोर रखकर सिलेक्शन लेना पॉसिबल है क्या? क्योंकि तुम जैसे बहुत भीड़ बैठी है जो बराबर 50-50 नंबर की अगर चारों चीजें पूछी जाती हैं तो सब में 40-40 करने की ताकत रखती है। आप मान लो बाकी में 45-45 करते हो, आपका मैथ, रीजनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जीके में अगर आप 20 ही कर पाओगे तो उस बच्चे को कैसे टक्कर दे पाओगे? हाँ, पहले होता था कि अगर आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है तो आप बाकी के तीनों के दम पर सिलेक्शन ले सकते थे। उस टाइम कट ऑफ ही, साथियों मैं बात करूं जैसे सीजीएल, सीपीयू या किसी भी एग्जाम के अंदर, तो बहुत कम कट ऑफ उसके समय जाती थी, तब ऐसा हो जाता था। आज के समय में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे इस बात को समझ कर बैठे हैं कि हम तो सर संभाल लेंगे क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो मैं फिर कह रहा हूं, जीके के बिना बेटा सिलेक्शन अब लेना, जीके ने किसी सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। चाहे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, हाँ थोड़ा 19-20 तो चलता है, किसी का मैथ कमजोर होगा लेकिन 25 में से 20 के आसपास कर देता होगा, इसका बहुत अच्छा होगा 25 में से 23-24 का कर देता होगा, तो इतना तो चलता है। ऐसे नहीं कि 25 में से आप 8 या 9 का ही कर पा रहे हो तो कंपटीशन आप कहीं सिलेक्शन नहीं ले सकते। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लीजिएगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो
तो मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके पर ध्यान दे लीजिएगा, और उस तरीके के अलावा कोई चीज फॉलो मत करिएगा, किसी की बातों को ध्यान में मत रखिएगा। मैंने कहा आप इस वीडियो में अगर कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करोगे और वो आपने ले लिया और उसको अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो ये वीडियो साथियों कामयाब हो जाएगी और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा। जब जीके की बात करते हैं तो साथियों जानते होंगे साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन आते हैं। क्या क्या थ्योरी होती है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। ज्योग्राफी यानी कि साथियों भूगोल आती है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास होता है, पॉलिटी बात करें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में, करंट अफेयर और अन्य यानी कि स्टैटिक जीके भी आपको इसके अंदर पढ़नी होती है। दोस्तों आपको जीके के अंदर ये सारी की सारी चीजें तैयार करनी होती हैं। अब मुद्दा यह है कि सर हमने तैयारी तो बहुत करी है, आप सच सच मुझे एक बात बताइएगा, कितने बच्चे इस क्लास के अंदर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साथियों 3 से 4 बार किसी का कोर्स ले लिया होगा, 3 से 4 बार किसी किताब को पढ़ लिया होगा, 3 से 4 बार 5-6 बार किसी की टेस्ट सीरीज को लेकर पढ़ लिया होगा, या साथियों उन्होंने कई बार तैयारी कर करके छोड़ दी होगी और फिर जब पेपर आता है फिर से तैयारी में लग जाते हैं। इसका मैं एक कारण बताता हूं कि आपको सही तरीका नहीं पता। मान लीजिएगा साथियों आप इतिहास को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास को जिस दिन भी पढ़ना शुरू करें ना, आप इस इतिहास को ऐसा पढ़ना शुरू करें कि इस इतिहास को मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम है, चाहे मैं एसएससी जीडी का एग्जाम दूं, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दूं, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम दूं, चाहे सीजीएल दूं, चाहे सीपीओ दूं, मुझे इतिहास दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा इतिहास एक बार पढ़ूंगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। ये हर सब्जेक्ट के अंदर आपको करना होगा। ये जीके है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप मात्र वीडियो देखकर आप सोचते हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो दूर दूर तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप बार बार किसी का कोर्स लेना, बार बार उसकी वीडियो देखना, नोट्स बनाना अलग अलग तरीके से, और फिर बार बार यही काम करते करते 4-5 साल गुजार देना, कहीं कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कहता हूं कि जो भी पढ़ाई आपको करनी हो ना दोस्तों, वो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देकर चलेगा। कोर्स, हाँ कोर्स के बिना काम नहीं चलेगा, किस किस चीज के बिना काम नहीं चलेगा मैं बाद में बताने वाला हूं, लेकिन इतना कहूंगा दोस्तों कि जो भी सब्जेक्ट इसमें से तैयार करना है ना, एक बार तैयार करना है, एक बार के बाद सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो कहूंगा साथियों बिल्कुल सटीक कहूंगा, चाहे साथियों आप इस बात को समझें, बस किस तरीके से इस बात को आपके ऊपर डिपेंड करने के लिए छोड़ देता हूं। दोस्तों अगर हम बात करें भूगोल, बात करें विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर के बारे में हम बात ना करें, स्टैटिक जीके की भी बात करें, अन्य या मिसलेनियस की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज जो है करंट अफेयर को छोड़ के मात्र एक बार पढ़ने के उद्देश्य से आप तैयारी करो कि दोबारा मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ रिवीजन करूंगा और सेल्फ स्टडी करूंगा, बस यह जीके के लिए मुझे तैयार करना होगा। अब सर पढ़ें कैसे, जीके तैयार कैसा करें, क्योंकि मैंने इसे थंबनेल पर लिखा है कि सर ना पढ़ा तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब वो रणनीति बताने जा रहा हूं साथियों कि कौन सी वो मुख्य बात है जिसकी वजह से आपको सबसे फायदा इस वीडियो के माध्यम से जीके के अंदर मिलने वाला है। अब वो बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान फरमाइएगा मेरी बात पर। देखो मान लीजिएगा एक वह बच्चा इस क्लास के अंदर बैठा है जिसको कुछ भी नहीं आता, वो आज से तैयारी में उतरा है, कंपटीशन की दुनिया में उतरा है, और एक बच्चा वो हो सकता है जो बहुत बेहतरीन तैयारी में इस समय होगा, मतलब वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, 1-2 साल से तैयारी कर रहा है। तो दोनों के लिए मैं चीजें बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जो आज के समय तैयारी कर रहा है वो तो फर्स्ट स्टेप से यहां पर जीके की चीजों को फॉलो करेगा, और जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, जिस उस बच्चे ने इसमें से जो काम कर रखा है वो उससे आगे की चीजों को फॉलो करेगा। अब देखो साथियों मान लीजिएगा आप सबसे पहले कहीं से भी, किसी से भी, कैसे भी यहां पर साथियों क्लास जरूर लीजिएगा। मैं एक बार कहूंगा, मैं किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हमारे टॉप तक पर बहुत जबरदस्त कोर्स चलते हैं, आप चाहे टॉप तक से ही जाकर खरीद सकते हैं। आप एक बार कोई भी किसी का भी कोर्स ले लीजिएगा, टॉप तक पर बेहतरीन कोर्स कर चलते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वहां मैं आपको इतिहास पढ़ाता हुआ मिलूंगा। आप किसी से भी पहले एक बार क्लास जरूर लीजिएगा, मेरे कहने से कोई बात नहीं, आप एक बार क्लास लीजिए। जब आप एक क्लास ले लो, कोई भी कोर्स ले लिया आपने, उसकी क्लासों को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो साथियों आज के समय में, यूट्यूब के समय में अगर हम बात करें, तो आपको चैनल वाले खुद पीडीएफ देने का काम करते हैं। आप उन पीडीएफ को सारी को सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद आप उनका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवा के उसको स्पेलिंग बेंडिंग कराकर उसे अपने पास रख लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा यही नोट्स आपके पास जिंदगी भर रहेंगे। आप दोबारा किसी के कोई भी नोट्स नहीं उठाओगे, यही नोट्स वह नोट्स होंगे जो आपको नौकरी लगने तक अपने साथ रखने होंगे।
क्लास का काम यहां से खत्म हो जाता है। एक बार सर क्लास लेनी जरूरी है का? हाँ बेटा 100% जरूरी है, क्योंकि आप मान लो मैं आपको आगे चीजें बताने वाला हूं कि आपको मैं किताब से शुरू करवा सकता हूं। क्या किताब से साथियों नौकरी ली जा सकती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि किताब से नौकरी नहीं ली जा सकती, लेकिन बहुत कठिन होता है। किताब से नौकरी ली जाती तो बहुत सारी किताब मार्केट के अंदर है और बहुत सारे लोग पढ़ने वाले बैठे हैं मार्केट के अंदर। अगर किताब से ही नौकरी ली जाती तो आईएएस जो लोग बनते हैं वह भी एक बार तो कहीं ना कहीं कोचिंग करने के लिए जाते हैं। तो यह तो मुद्दा साफ है कि क्लास एक बार तो लेनी पड़ेगी। अब क्लासिक लेने के बाद या तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हो, या जो नोट्स आपको क्लास में दिए उसकी आपने यहां पर जीरोक्स कॉपी निकलवाकर अपने पास रख लियो। इन नोट्सों को अपने पास रख लीजिएगा। और साथियों अब इन नोट्सों को कम से कम 2-3 बार, कम से कम 2 से 3 बार, जब सारी क्लास खत्म हो जाए 2 से 3 बार आप इन नोट्सों को रिवाइज करिएगा। कैसे रिवाइज करना है? अब जब नोट्स क्लास सारी कंप्लीट हो गई, जब नोट्स को पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट को पढ़ो, अब जो बात मास्टर ने उस टाइम उस पॉइंट को लिखाते समय बोली थी ना, उस बात को याद करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं और मैंने आपसे कहा कि दोस्तों राज्य हड़प नीति को भारत के अंदर लेकर आने वाला व्यक्ति डलहौजी था, और डलहौजी ने ऐसा कार्यक्रम शुरू भारत के अंदर किया था कि वो सभी के सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि उसकी नीति थी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। ये बातें मैंने आपको बताई है। मैंने राज्य हड़प नीति के बारे में तो बात करी, लेकिन उसका एक उद्देश्य क्लियर किया कि इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। यह बात अगर आपके दिमाग में रही तो जब दोबारा आप इस बात को पढ़ो ना कि राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा चलाई गई, तो आपको ये पूरी लाइन मेरी याद आनी चाहिए कि सर ने इस टाइम क्या बोला था। ये नोट्स रिवाइज करने का एक तरीका होता है, यानी कि आपको 2 से 3 बार नोट्स 100% रिवाइज करने होंगे। दोस्तों इतना दिल से सिस्टर जी को बताने वाला हूं ना मैं कि इससे बड़ी कोई चीज आपको मिल ही नहीं सकती। ये समझ लो साथियों, सीजीएल का एग्जाम होता है और बहुत अच्छा एग्जाम होता है, उसके अंदर भी जीके के अंदर 25 में से 25 स्कोर मैंने किया है। जो एसएससी की जीके आप देख लेना कैसी आती है, उसमें 25 में से 25 जीके के अंदर क्या है, मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर बहुत लोग 25 में से 25 करते हैं, लेकिन जीके में 25 में से 25 करना अपने आप में मेरी सबसे बड़ी बात थी एसएससी के अंदर। तो ये जो रणनीति मैं बता रहा हूं ना, बहुत मन से बता रहा हूं और इससे बड़ी कोई चीज मिल नहीं सकती। इसीलिए मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि अगर आपने मन से धैर्य से और विश्वास करके अगर ये वीडियो देख ली, तो मैं कह रहा हूं कि वास्तव में वीडियो बनानी छोड़ दूंगा अगर आप पर असर ना पड़ जाए। साथियों पूरी बात सुन लो, उसके बाद चाहो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों यानी कि नोट्स जो है 2-3 बार पढ़ने, और जब भी नोट्स पर कोई लाइन पढ़ो ना, उस लाइन को पढ़ने के साथ मास्टर के द्वारा बोली गई उस बात को याद करिएगा कि आखिरकार उसने क्या बोला था। क्लास अब नहीं लेनी, अब क्लास नहीं लेनी, नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। जब नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए साथियों, कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, थ्योरी वाली बुक होनी चाहिए जिसके अंदर लाइन वाइज, जैसे बहुत सारी किताब मार्केट के अंदर आती हैं। मैं जो अगली वीडियो लेकर आने वाला हूं ना, इससे अगली वो वीडियो ये लेकर आने वाला हूं, लूसेंट को कैसे पढ़ें, 30 दिन में पूरी लूसेंट जीके खत्म कैसे करें, अचूक तरीका, ये मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। चाहे तो आपने मान लीजिएगा ये वीडियो इसके बाद आएगी, 2-3 दिन में इसको भी डालूंगा, तो इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब इसी चीज पर आता हूं कि मान लीजिएगा साथियों आपने लूसेंट को उठा लिया, जब आपने क्लास ली थी, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लिया, जब आप उस नीली पीली या किसी किताब को थ्योरी की को पढ़ रहे होगे ना, वास्तव में वो मजा आएगा ना आपको पढ़ने में कि आप कहोगे, क्योंकि आपने यहां बहुत सारी चीज फैक्ट सीख लिए थे, यहां बहुत सारे फैक्ट आपके दिमाग में याद हो गए, वो फैक्ट इस किताब के अंदर भी मिल रहे होंगे। और आपको जब वो फैक्ट मिलेगा ना, जो आपने नोट्स में 2-3 बार पढ़ रखा है, क्लास में मास्टर ने उसमें डिटेल पर वार्ता कर रखी थी, जब इस बुक के अंदर मिलेगा ना, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा, सीधा आपको याद चीजें होने लगेंगी। और आप सोचो, आप सीधा अगर बुक पढ़ रहे हो तो आप रट्टा मारते चलो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ याद ही नहीं होगा आपको। रटने बच्चा, इसलिए मैं कहता हूं बुक सब कुछ नहीं करती, बुक से पहले भी 2 चीजें होती हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी मेरे प्यारे साथियों। यानी कि आप बुक उसके बाद तीसरे स्टेप पर लगाइएगा, और तीसरे स्टेप पर कोई भी बुक लगाइएगा और थ्योरी जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा। और ये थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक कंप्लीट बुक रखना, दूसरी बुक ही मत लेना, चाहे कहीं कोई ये अच्छी बुक आई है, ये अच्छी बुक आई है, एक बुक चाहो तो 2 बुक रख लेना। अभी आगे बात करूंगा बुकों के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद बुक लगाइएगा,
लगाइएगा और बुक आप थ्योरी वाली लगाइएगा और पेन लेकर बैठेगा। जो पॉइंट आपने पढ़ रखा है नोट्स में या क्लास में पढ़ रखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। किसको? जो पॉइंट आपको आता है, जो पॉइंट आपने पढ़ रखा है नोट्स और क्लास में उसको अंडरलाइन करना है। किसको? उसको अंडरलाइन। बच्चा क्या करता है? जो याद नहीं है वो अंडरलाइन करता है। नहीं, जो याद है उसको अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि जब इस बुक को तुम दोबारा पढ़ोगे ना, अगर बुक से रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ी तो जहां जहां तुमने अंडरलाइन कर रखा है ना उस पॉइंट को 100% पढ़ोगे, क्योंकि वो तुम्हें पहले याद था। और रिवीजन करने का मतलब होता है जो पहले याद है उसी को दिमाग में एक बार दोबारा रिकॉल करना। तो अंडरलाइन किससे करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब साथियों, जब आप चौथे धाम की तरफ आगे बढ़ोगे तो चौथा धाम होगा क्वेश्चन। अब कोई ऐसी बुक उठाओ जिसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हों। क्वेश्चन कैसे? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके लिए मैं बुक बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन के लिए घटना चक्र की किताब आती है। एक तो घटना चक्र पूरी आती है, ठीक है, एक आती है हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, ये घटना चक्र आती है। इस किताब को उठा लो और अब साथियों उससे क्वेश्चन लगाना शुरू करो, क्योंकि आपको अब बहुत सारी चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन वाली किताब उठाओ। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो शुरुआत ही क्वेश्चन वाली किताब से करते हैं। बस उनको यह पता है कि अगर पूछा कि बाबर का मकबरा कहां पर है तो काबुल इस प्रश्न का आंसर आता है। उन्हें नहीं पता दूसरी वाली बात कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर उसको काबुल ले जाया गया था। यह वाली बात नहीं पता। उनको यह प्रश्न याद है कि बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल इसके अंदर आंसर होता है। बच्चा यहां से शुरू कर रहा होता है। कैसे हो पाएगा मेरे दोस्त? नहीं हो पाएगा। आप यहां से शुरू जो कर रहे हो बाकी के स्टेपों को छोड़ चुके हो, इसलिए क्वेश्चन इन चीजों के बाद लगाना है। और जब आप बाबर का मकबरा पढ़ोगे ना और ये चीज कर रखी है तो आप 4 एक्स्ट्रा बातें बताकर चलोगे बाबर के बारे में कि बाबर के साथ ये हुआ था, बाबर ने वहां ये बनवाया था, बाबर पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर वहां उसकी आत्मकथा पढ़ी गई थी, इसलिए इसको यहां ले जाया गया था। क्वेश्चन की डिटेल खुद लिख दोगे। किताब के अंदर क्वेश्चन की डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस स्टेप के बाद आप क्या लगा रहे होगे? क्वेश्चन लगा रहे होगे। जब क्वेश्चन भी आप लगा लो ना और एग्जाम के नजदीक तक पहुंच रहे हो, ये साथियों कम से कम 3-4 महीने का एक क्या होता है, 3-4 महीने की तैयारी का प्लान मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन लगाने के बाद अंतिम आपको एक प्लान पर जाना है जो होगा मेरे साथियों मॉक टेस्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चीजें आती हैं। बस जीके के अंदर मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि यहां सारी चीज आप पढ़ के चलो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बस क्वेश्चन आए उसका आंसर, क्वेश्चन आए उसका आंसर, जिससे आपका जो स्पीड है वो बन पाए। सीधा क्वेश्चन, हाँ आंसर, क्वेश्चन आंसर, मॉक टेस्ट। अब क्या करना है? बात खत्म नहीं हुई साथियों, मॉक टेस्ट पर बात खत्म नहीं हुई। अब मॉक टेस्ट से जब मॉक टेस्ट लगा रहे होगे ना तो मॉक टेस्ट से आपकी निकल कर आएगी कमजोरी। क्या निकल कर आएगी? कमजोरी। क्योंकि अभी तो साथियों, अभी तो हो सकता है कि आपने इस बुक से नीली वाली, पीली वाली, हरी वाली, गुलाबी वाली किसी से पढ़ा था, उसके अंदर साथियों वही चीज पढ़ी और वही चीज आपके क्वेश्चनों वाली किताब में मिल गई, तो आप तो शहंशाह बन गए। अब मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्शन वीक रह गया। और आप जब 10 दिन लगाएंगे ना, 10 दिन में ही पता चल जाएगा कि संविधान के अंदर संविधान सभा वाले क्वेश्चन 2 पूछेगा, मुझसे दोनों ही नहीं हुए। इसका मतलब मुझे अब संविधान सभा पढ़नी होगी। उठा लो बेटा नोट्स और उठा लो संविधान सभा की, यहां पर नोट्स के अंदर वो थ्योरी और नोट्स के अंदर संविधान सभा को पढ़ डालो। फिर लगाओ मॉक टेस्ट, देखो कहां कमी रह रही है। एक आध जगह और मिले, उठा लो उसी चीज के नोट्स और फिर से मारो यहां पर क्या, रिवीजन एक बार, फिर से लगाओ मॉक टेस्ट। साथ के साथ चलते रहने चाहिए। कमजोरी यहां से मिलेगी, दूर यहां से होगी, कमजोरी यहां से मिलेगी, दूर यहां से होगी। नोट से फिर से पढ़ लो और फिर साथियों आपको लगे तो फिर यहां पर दोबारा से एक बार बुक को रिवाइज मार दो, फिर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। इनके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलते रहे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जीके का सबसे अचूक तरीका यही होता है साथियों, जो बेहतरीन अंदाज में आपके दिमाग में उतर सकता है। कुछ पॉइंटों पर और डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि साथियों जीके की आपकी ये क्लास रहने वाली, मतलब वीडियो रहने वाली है। तो देखिए बुक कौन सी ले दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप कोई भी बुक ले लेना। अगर आप पढ़ने का दम रखते हो ना तो रोड के किनारे बिकने वाली पतली सी किताब ले लीजिएगा। अगर सारे पॉइंट उसके याद कर सकते हो, इतनी मोटी बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसके 10 पॉइंट याद नहीं कर सकते और आप उसे 10 बार नहीं पढ़ सकते, कोई भी बुक ले लो। एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़ो, ज्यादा बुक लेने की कोशिश मत करो, लेकिन एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करो। किसी भी बुक को ले लो। उसके बाद साथियों आप क्या करते हो, आप हर बच्चा इस क्लास के अंदर देख रहा होगा, आप बता दो आप पर
अकेले जीके की हो सकता है 3 से 4 किताब मिल जाए, और आप बताइएगा क्या एक भी किताब ऐसी है जिसको आपने 6 से 7 बार पढ़ा हो? एक भी नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि आप बुक तो बहुत लेना चाहते हो। मैं कहता हूं कि एक ही बुक को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, बुक ज्यादा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने कहा बुक ज्यादा लेने की आवश्यकता है? जो बुक आपके पास है वही बार बार आपको पढ़नी है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर 2 बुक मिलेंगी आपको, क्वेश्चन वाली भी एक थ्योरी वाली भी। कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों होनी चाहिए। क्वेश्चन वाली भी कोई ले लो और थ्योरी वाली भी कोई ले लो। मुद्दा क्या है? जो पढ़े उस पर फोकस करें। अब मुद्दा क्या है कि दोस्तों, जब आप बुक वाले पोर्शन को पढ़ रहे थे, उसके अंदर थ्योरी आप पढ़ रहे थे, तो आपने मान लीजिएगा कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पैराग्राफ पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि साथियों देखिए, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर जैसे मान लीजिएगा बुक का पोर्शन मैंने खोला हुआ, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। ये मान लीजिएगा बुक कोई मैं पढ़ रहा हूं, इतिहास की चीज पढ़ रहा हूं, मैंने लिखा मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत में पहली लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। 17 मार्च 1527 को मुगल सम्राट अकबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया। यह तो हो गया पढ़ना। अब जब आपको किताब पढ़नी है, अब बता रहा हूं पढ़ना कैसे। पढ़ना ऐसे है, मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में, क्या मुगल सम्राट अंडरलाइन नहीं होगा लेकिन समझ जाएगा, 1526 से पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। यहां अपने आप को रोक दो, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? अपने आप से क्वेश्चन बनाओ, 1526। यह होता है दूसरा तरीका। आगे बढ़ो, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। यानी कि साथियों फोकस करना है उन पॉइंटों पर जो इसके, ये आपको पूरी लाइन याद नहीं रखनी, आपको इसके अंदर मात्र 5 से 6 बात याद रखनी है। पहली कौन सी? पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, बात खत्म हो गई। उसके बाद साथियों मुगल काल की जो स्थापना हुई है वो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हुई है, और इसने साथियों खानवा की जो लड़ाई लड़ी है वो राणा सांगा के साथ लड़ी है। बस आपको 3 ही बात इसके अंदर याद रखनी थी। अब ये 3 ही बातों पे आपको फोकस देकर चलना है। जिस बच्चे ने फोकस दे लिया वो बच्चा पढ़ने का तरीका जानता है। बाकी तो आप पूरी किताब को पढ़कर चले जाओ, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पढ़ने के साथ पॉइंटों पर फोकस है, और उन पॉइंटों को निकाल के खुद से क्वेश्चन बनाना सीखो। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो और जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जो आपने खुद से पॉइंट निकाल लिया था इसके अंदर से, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि ये आपने थ्योरी पढ़ते समय खुद निकाला था क्वेश्चन कि बताओ पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किसको हराया। तो आप सारे आंसर खुद पे खुद देने लगोगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी थी, आपने उन पॉइंटों पर फोकस किया था, और खुद पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट पर फोकस करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो पॉइंट फोकस करने लायक होते हैं वो खुद दिख जाते हैं आपको थ्योरी पढ़ते समय। यानी कि ये बात आपने छोटी सी याद कर ली होगी कि फोकस आपको पॉइंटों पर रखना होगा। किस पर? पॉइंटों पर रखना होगा। टॉपिक पढ़ने के बाद प्रश्न लगाएं। मैंने कहा आप इस तरीकों को ऐसे भी अपना सकते हैं, जैसे आपने थ्योरी वाली क्लास में मान लीजिएगा मुगल काल पढ़ा, तो टॉपिक जब मुगल काल पढ़ा तो मुगल काल के ही क्वेश्चन अगले दिन लगाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं कोई भी किताब लूंगा तो उसमें तो 1 महीना 2 महीना लग सकते हैं मुझे, जब तक तो मैं नोट्स की बातों को भूल जाऊंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं साथियों कि जो थ्योरी में क्वेश्चन पढ़ाना टॉपिक पढ़ा है, उसी टॉपिक के अगले ही दिन आप क्वेश्चन वाली किताब से क्या लगा दें साथियों, प्रश्न लगाने शुरू कर दें। फिर अगला जो टॉपिक पढ़ें उससे साथियों यहां पर फिर से टॉपिक से उसी से प्रश्न लगाएं। तो दोनों थ्योरी वाली क्लास और यहां पर कौन सी ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसको साथ लेकर भी चल सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है टॉपिक पढ़ने के बाद प्रश्न लगाएं, ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक साथ 2 विषय पढ़ें। अब मुद्दा क्या चाहते हो कि आपने किताब तो सर बता दी, अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे? हम तो शुरू से उठाएंगे पढ़ते चले जाएंगे? नहीं, जब भी आप थ्योरी वाली किताब पढ़ो तो आप 2 सब्जेक्ट को उठाओ, एक हिस्ट्री उठा लिया, एक ज्योग्राफी उठा लिया। सुबह को मानो हिस्ट्री पढ़ा आपने 2-4 पेज, शाम को ज्योग्राफी पढ़ा। इससे इंटरेस्ट लगेगा, आप बोर नहीं होगे, क्योंकि साथियों आपको कुछ आती भी चीजें नोट्स और क्लास वाले पोर्शन से सीख ली है, और आप अगर 2 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलोगे तो आपके दिमाग में चीजें सही स्तर से चलती रहेंगी। हो सके तो एक कठिन वाला उठा लीजिएगा, एक आसान वाला उठा लीजिएगा। आपको एक में मजा आता हो, एक आपको बोरिंग लगता हो, दोनों को एक साथ लेकर चलेगा। ऐसे मत कीजिएगा दोनों मजे मजे वाले ले लिया, अरे दोनों में मुझे सब कुछ आता है, इनको पढ़ूंगा। क्योंकि बच्चा में पढ़ता वही है जो उसे आता है, और जो उसे नहीं आता ना उसको बस
टाइम पास करने की कोशिश करता है। तो एक रुचि वाला सब्जेक्ट ले लो जिसमें आपको रुचि आती है, इंटरेस्ट आता है, और एक बोरिंग वाला ले लो जिसमें आप बोर होते हो। तो दोनों सब्जेक्टों को एक साथ लेने की चलने की कोशिश करो अगर हो सके। जीके किस समय पढ़ें, तो इस सबसे खास बात होती है कि सर टाइमिंग क्या होना चाहिए, रात को पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, सुबह को पढ़ें। तो मेरा मानना है साथियों कि जीके जो पढ़नी चाहिए ना, वो साथियों सुबह अगर आप 4 बजे उठते हो द बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड एकदम खाली होता है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता। आप 4 बजे उठ रहे हो, बस जीके पढ़ना सुबह शुरू कर दो। आप 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे आप जीके पढ़ना शुरू कर दो। आप देखिएगा कभी सुबह पढ़ के आप 8 से लेकर 11 तक पढ़िएगा, या मान लीजिएगा आप 6 बजे उठते हो तो 6 से लेकर 8 या 9 तक पढ़ लीजिएगा जीके। आपको सारी चीजें पूरे दिन याद रहेंगी। और आप रात को जीके पढ़िएगा, पढ़कर सो जाइएगा। जब पढ़ के सो जाओगे तो सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या 0 सन्नाटा मिलेगा सुबह को। सुबह के टाइम जीके पढ़ने की कोशिश करो, शाम को सोते समय मैथ निकालने की कोशिश करो, दोपहर में रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करो। मतलब टोटल यह है कि जीके जो पढ़ने की कोशिश करो सुबह करो, जितना सुबह जल्दी हो सके। अब किसी की सुबह 11 बजे होती हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सुबह यानी कि जब सूरज साथी निकल रहा होता है उस समय एक माहौल ही अलग होता है, वातावरण शांत होता है और मजा भी पढ़ने के अंदर आता है। तो जीके को साथी सुबह पढ़ने की कोशिश करें, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अगली वीडियो होगी वो हमारी लूसेंट पर रहने वाली है कि लूसेंट को कैसे 30 दिन में पढ़ना है, कि क्या उसके अंदर आप कमी करते हो जो आप सही तरीके से इस किताब को नहीं पढ़ पाते। दोस्तों मैंने आपको फिर से उसी स्लाइड को लगा देता हूं जिस पर मैंने रणनीति बताने की कोशिश करी थी। यह रणनीति साथियों अचूक तरीका हो सकता है जीके के अंदर। आप कितने भी कमजोर हैं इस तरीके को अपना लीजिएगा, आपको जीके में महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर खुद को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप अगर क्लास से आगे नोट्स पर नहीं पहुंचे तो बेटा खुद को आपने रोक लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी से एक बात कहूंगा कि इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूं, बहुत मन के साथ इस पर कुछ चीजें डालने की कोशिश करता हूं, और जो बातें होती है सत्यता होती है, कोई फालतू की बकवास नहीं होती है, आपके फायदे में ही इस पर मैं काम करता हूं। तो आपसे एक आग्रह विनती अनुरोध भी करूंगा कि जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं बात करूं पिछली 20-30 वीडियो से मैंने आप तक शेयर करने के लिए नहीं बोला होगा, हो सके तो इस वीडियो को एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं कम ही बोलता हूं लाइक शेयर वगैरह के लिए। तो हो सके तो साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां पहुंचा सकते हो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और नया बच्चा जो हो वो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे हित में रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी के लिए, आगे मिलते रहेंगे इसी तरह से। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आपका सबसे स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मैं उससे एनालिसिस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वो क्या होगी मैं आपको बता दूंगा। आप बस इतना बताइएगा आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है और आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है। मैं देखूंगा कि क्या है आज के समय में साथियों बच्चों की डिमांड, उससे ही मैं बहुत बड़े यहाँ पर चीजों पर पहुंच जाऊंगा। चलिए बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।